Hi friends, how are you all? I hope you'll be preparing for your exams. Okay, आज हम देखने वाले हैं 12th एनसीईआरटी इंग्लिश में सिंपल सेंटेंसेस को कैसे मैनेज करना है। यानी अगर आपको कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड सेंटेंसेस दिए हैं तो उसका सिंपल सेंटेंस कैसे बनाना है। पहले तो आपको सिंपल सेंटेंस क्या है एग्जैक्ट उसकी डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। सिंपल सेंटेंस यानी जो सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब हो, यानी जिसमें टेंस के हिसाब से चेंज हो वैसा एक ही वर्ब होना चाहिए। तो ओनली वन फाइनाइट वर्ब वुड बी देयर इन सिंपल सेंटेंस। ओके, तो पहले आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि जो आप सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करने वाले वो दिया हुआ सेंटेंस या तो कंपाउंड में रहेगा या कॉम्प्लेक्स में रहेगा। तो उसमें से आपको कंजक्शन को निकालना होता है और जो दो वर्ब है उसमें से किसी एक वर्ब को आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। वो जो एक वर्ब है जिसको ट्रांसफर करना है वो क्या करना है, या आप उसका कन्वर्ट करोगे आईएनजी में या उसका वी3 डायरेक्ट बना दोगे या उसका नाउन फॉर्म बना दोगे। तो इस हिसाब से वो वर्ब वर्ब ना रह के वर्ब ना रह के पार्टिसिपल में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा वाला वर्ब आपका फाइनाइट वर्ब बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं ज्यादातर इसकी सेंटेंस पैटर्न जो होती है वो आप समझ लीजिए। ए पैटर्न क्या रहेगी, पहले जो सेंटेंस है आपका कॉमा के बाद दूसरा सेंटेंस मोस्ट प्रोबेबली वैसे ही रहेगा। आगे वाले सेंटेंस में जो वर्ब है या तो आप उसका आईएनजी करोगे, अगर पैसिव सेंटेंस दिया हुआ है तो वहां वी3 से मैनेज होगा। तो ये पहली पैटर्न है। और दूसरी पैटर्न क्या रहती है ज्यादातर कि सेंटेंस जो है मेन सेंटेंस उसके पीछे आप आईएनजी वाला फ्रेज जोड़ दोगे। ओके, या फिर नाउन वाला फ्रेज जोड़ दोगे। तो ये दो पैटर्न से ज्यादातर सिंपल सेंटेंस बन पाते हैं। अभी चलिए देखते हैं ये दोनों पैटर्न कैसे काम करती है। देखो पहला सेंटेंस है आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। तो यहाँ पे एंड दिया हुआ है तो पहले तो हम एंड को निकाल देंगे, ये कंपाउंड सेंटेंस था। ठीक है, अभी इसको सिंपल बनाना है तो पहले यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट आई है जो यहाँ पे नहीं है तो हम वो लिख देंगे यहाँ पे आई। अभी हमारा पहला आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट आई हरीड ऑफ टू स्कूल। तो जो हैड हमारा वर्ब है, आई को हमने निकाल दिया, जो हमारा वर्ब है उसको हम आईएनजी में कन्वर्ट करेंगे। हैविंग द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट कॉमा आई हरीड ऑफ टू स्कूल। अभी यहाँ पे हैविंग आपको अधूरा लग रहा है तो शायद ऑन भी कर सकते हो, ऑन हैविंग द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। ओके, तो कभी कभी प्रेपोजिशनल फ्रेज आपको बनाना पड़ेगा। प्रेपोजिशन कभी इन आएगा, कभी ऑन आएगा, कभी फॉर आएगा। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज बना देना है वर्ब के साथ और बाकी का सेंटेंस बाकी का जो फ्रेज है वो जैसा है वैसा ही रहेगा। ओके, व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। तो यहाँ पे व्हेन वाला सेंटेंस दिया है हमें वो तो निकालना ही है। यहाँ पे आई है, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट आई था, यहाँ पे सब्जेक्ट कोई और है, यानी देयर वाज अ क्राउड, वो सिर्फ सिंपली एग्जिस्टेंस वाला सेंटेंस है। ठीक है, अगर दोनों तरफ सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो हम सब्जेक्ट को निकालेंगे नहीं, उसका पॉसेसिव फॉर्म करेंगे। आई का होगा माई। ओके, पास्ड आईएनजी फॉर्म करेंगे उसका। फिर से आगे ऑन, ऑन माई पासिंग द टाउन हॉल कॉमा करके पीछे वाला सेंटेंस जो है वही लिख देना है। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। व्हेन, अगेन व्हेन को निकाल देंगे हम। व्हेन स्कूल बिगिन देयर वाज अ ग्रेट बसल। तो यहाँ पे स्कूल का स्टार्ट होना, यहाँ पे स्कूल का स्टार्ट होना यानी कोई सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे या तो आप आईएनजी से बनाओगे या वी3 से बनाओगे या नाउन फॉर्म से। तो आप नाउन फॉर्म से भी बना सकते हो, जहां पे ये एग्जांपल हम देखेंगे। देयर वाज अ ग्रेट बसल, इसके पीछे हम जोड़ देंगे एट द बिगिनिंग ऑफ द स्कूल।
There was a great bustle at the beginning of the school. Okay, next sentence देखते हैं. Mr. Hamill saw me and said very kindly. देखो यहाँ पे Mr. Hamill सब्जेक्ट है, एंड के बाद ऑब्वियसली एंड को निकालना है, कोई सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो M. Hamill को हम यहाँ पे लिखेंगे, हमारा जो वर्ब है उसका ing फॉर्म करेंगे, on seeing me Mr. Hamill said very kindly. Okay, I jumped over the bench and, अगेन हमें एंड को निकालना है, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, आई, यहाँ पे नहीं दिया है तो सब्जेक्ट हम आई लिखेंगे. जम्प्ड ओवर द बेंच पहला सीक्वेंस है, आई सेट ऑन आई सेट डाउन एट माई डेस्क दूसरा सीक्वेंस है. पर अभी ये सेंटेंस खत्म होने के बाद ये सेंटेंस हो रहा है, तो यहाँ पे हम ऑन ना लिखते हुए आफ्टर लिख सकते हैं. आफ्टर jumping over the bench, comma, I sat down at my desk. While I was wondering about it all, M. Hamill. तो यहाँ पे I एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट है. जहाँ पे दो सब्जेक्ट होते हैं वहां पे पहले सब्जेक्ट को रखना होता है, जिसका मैंने आगे बताया कि आप I का my कर सकते हो. Was wondering about it all. तो यहाँ पे क्या होगा, was का आप being कर सकते हो, पर यहाँ पे अगर ing फॉर्म दिया हुआ है तो हम was को निकाल देंगे. तो on my wondering about it all, Mr. Hamill. बाकी जो सेंटेंस है वो आप लिख दोगे, माउंटेन हिज चेयर. अभी इसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, ये वाला सेंटेंस है, आप वहां पे पीछे लिख दो. और ये जो ऑन है, ऑन की जगह पे एट द टाइम ऑफ भी कर सकते हो. वाइल जहां पे होता है ना, वाइल, वहां पे एट द टाइम भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, एट द टाइम ऑफ माई वंडरिंग अबाउट इट ऑल. तो ये वाला सेंटेंस भी आपका बन रहा है. देखिए एक बार आराम से चेक कर लीजिए क्या सेंटेंस बन रहा है कि एम हैमल माउंटेड हिज चेयर एट द टाइम ऑफ माई वंडरिंग अबाउट इट ऑल. एक सेंटेंस ये है, दूसरा सेंटेंस का आपका आंसर ये हुआ कि ऑन माई वंडरिंग अबाउट इट ऑल, यहां पर भी आप ऑन लिख सकते हो, एट द टाइम ऑफ भी लिख सकते हो. मिस्टर हैमल माउंटेड हिज चेयर. डन. ओके, अगेन हमारे पास वाइल है, तो वाइल की जगह पे आप एट द टाइम ऑफ कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो. While I was thinking of all this, I heard. पर देखो यहाँ पे सब्जेक्ट I है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट I है. दोनों जगह पे सब्जेक्ट अगर I है तो आप एक I को निकाल सकते हो. तो यहाँ पे क्या करोगे, एट द टाइम ऑफ थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, कॉमा के बाद जो सेंटेंस है वही आपको लिख देना है. आई हर्ड माई नेम कॉल्ड. ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. Whenever I look from my writing, इसको तो निकालना ही है. यहाँ पे I सब्जेक्ट है, यहाँ पे I, दोनों जगह पे सब्जेक्ट अगर एक है तो इसको भी निकाल देंगे. लुकिंग अप फ्रॉम माई राइटिंग, I saw. whenever जब भी है उसमें भी आप एट द टाइम ऑफ ऑन looking up from my writing, I saw Mr. Hamill sitting
motionless in his chair. पीछे वाला जो सेंटेंस है वहां पे कुछ नहीं चेंज करना है. When they build one, I will go. तो पहले वो बनाने वाला, उसके बाद मैं जाऊंगा, तो when को निकाल देंगे. तो यहां पे सब्जेक्ट they है, दूसरे में I है, तो इस सेंटेंस को पीछे भी जोड़ सकते हो. I will go after their building one. टेक्स्ट के हिसाब से आपको मालूम है कि स्कूल की बात कर रहे हैं कि आफ्टर देयर बिल्डिंग द स्कूल, ये जो वन है ये क्या है एग्जैक्टली? द स्कूल. कभी कभी टेक्स्ट के सेंटेंस होते हैं वो समझने में ऑड होते हैं, तो समझने के लिए आप लिख सकते हो, ये आपके लिए है. बाकी आपको सिर्फ वन ही लिख देना है, जो उन्होंने दिया है हम वही सेंटेंस मैनेज करेंगे. इसका आंसर हम अपनी रेगुलर स्टाइल में भी कर सकते हैं. पहले हम आफ्टर लिखेंगे, आफ्टर देयर बिल्डिंग वन, कॉमा करके अपना वाला सेंटेंस लिख देंगे, आई विल गो. ठीक है. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस. ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग. यहाँ पे एंड अगेन दिया हुआ है, एंड को निकाल देंगे. यहाँ पे सब्जेक्ट ही है तो वो ही यहाँ पे आ जाएगा कॉमा के बाद. शफलिंग हिज फीट. ओके, यहाँ पे आप ऑन सफलिंग हिज फीट ही सेज नथिंग, या फिर आप सेंटेंस सीधा यहां से स्टार्ट करो. ही सेज नथिंग आफ्टर shuffling his feet. या फिर आप पहले लिख सकते हो आफ्टर shuffling his feet, कॉमा करके he says nothing. Wherever they find food, wherever they find food, they pitch their tents. दोनों जगह पे सब्जेक्ट they है तो पहला वाला निकाल देंगे. फाइंड जो हमारा वर्ब है उसका ing करेंगे. On finding food, they pitch their tents. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. When the older man enters, यहाँ पे ओल्डर मैन एक अलग सब्जेक्ट है, यहाँ पे शी दूसरा सब्जेक्ट है, दोनों सब्जेक्ट को रखना पड़ेगा. शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल. देखो, व्हेन, व्हाइल, यहाँ पे आप ऑन, आफ्टर, एट द टाइम ऑफ, जो भी अच्छे से मैनेज हो सकता है वो कर सकते हो. तो यहाँ पे हम करेंगे शी जेंटली विड्रोज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल. बाद में हम ये सेंटेंस लिखेंगे एट द टाइम ऑफ द ओल्डर मैन्स एंट्री. ओके, लेट्स चेक द नेक्स्ट सेंटेंस. अगर कहीं पर भी कॉन्ट्रास्ट वाले कोई भी वर्ड दिए हुए हैं, यानी बट, यट, स्टिल है, दो, ऑल्दो, इवन इफ है, तो उसको सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए आप इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट का इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है. तो यहाँ पे यट दिया हुआ है, कॉन्ट्रास्ट है, पहला सब्जेक्ट हमारा आई है, यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट है, तो पहले हम सीधा ही इन स्पाइट ऑफ लिख देंगे यहाँ पे यट को निकालने के लिए. यहाँ पे जो यट है उसको निकालने के लिए इन स्पाइट ऑफ आई का क्या होगा? माई. ये जो सेंटेंस है वैसे ही लिखना है. In spite of my hanging on to him, कॉमा के बाद जो सेंटेंस है वो जैसे है वैसे ही लिखना है. The waves knock me down. जहां पर भी आपको कॉन्ट्रास्ट वाला वर्ड दिखता है वहां पे आप इन स्पाइट, डिस्पाइट का इस्तेमाल कर सकते हो. The waves knock me down and swept me over. यहाँ पे waves आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट वो ही है, तो एंड को निकाल देंगे.
द वेव्स जो है उसको हम यहां पे लिखेंगे। आफ्टर knocking me down, comma, the waves swept over me. I went to the pool when no one else was there. यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, यहाँ पे सब्जेक्ट no one है, तो आई को रखेंगे। No one else was there, वो सेकेंडरी सीक्वेंस है, सेकेंडरी एक्शन है। पहला क्या है कि मेरे जाने पर वहां पे कोई नहीं था। तो on my going to the pool, comma, no one else was there। देखो आप इसका भी आईएनजी फॉर्म कर सकते हो। नो वन एल्स बीइंग देयर आई वेंट टू द पूल, पर उसका थोड़ा मीनिंग चेंज हो जाता है। वहां पे इसका मीनिंग क्या होता है कि कोई नहीं था इसलिए मैं गया। एग्जैक्टली सेंटेंस क्या है कि मैं गया तब वहां पे कोई नहीं था, मैं गया तब वहां पे कोई नहीं था। तो उसके लिए हमें यही करना पड़ेगा। हाँ, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो डेफिनेटली। नो वन एल्स वाज देयर, तो फिर वहां पे हम देयर नहीं करेंगे। नो वन एल्स वाज एट द पूल ऑन माई गोइंग देयर। तो दो सेंटेंस अलग अलग तरीके से हमने देखे, दोनों को मैं फिर से आपको रिवाइज करवा रहा हूं। पहला है ऑन माई गोइंग टू द पूल नो वन एल्स वाज देयर। दूसरा सेंटेंस हमने स्टार्ट यहां से किया, नो वन एल्स वाज देयर। ये देयर की जगह पे हमने क्या लिखा, नो वन एल्स वाज एट द पूल, नो वन एल्स वाज एट द पूल ऑन माई गोइंग देयर। ये दो तरीके से आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड। एंड है तो निकालना है। विद दैट हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, यहाँ पे ही है, यहाँ पे वो ही सब्जेक्ट रहने वाला है ही। सिंपली आफ्टर पिकिंग मी अप, कॉमा, he tossed me into the water. When my feet hit bottom, the deep end, I, यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, यहाँ पे माई फीट हिट द बॉटम। तो आपको क्या करना है, जो हिट है उसका हिटिंग करोगे आप एट द टाइम ऑफ, या फिर ऑन माई फीट हिटिंग बॉटम द डीप एंड आई समन ऑल माई स्ट्रेंथ। या फिर आप यहां से लिखोगे आई समन ऑल माई स्ट्रेंथ एट द टाइम ऑफ my feet hitting the deep end। कभी कभी क्या होता है, आप सेंटेंस जो बोलते हो ना तो आपको लगता है कि नहीं यार ठीक नहीं लग रहा है। तो जो ठीक नहीं लगता वो इसलिए है क्योंकि वो सीक्वेंस प्रॉपर अरेंज नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे ये आप ऑन वाला पहले बोलोगे तो आपको ठीक ठाक नहीं लगेगा। सिर्फ यही चीज आप ऑन की जगह पे एट द टाइम ऑफ कर देते हो और पीछे बोलोगे तो आपको थोड़ा ज्यादा सूटेबल लगेगा। तो एग्जैक्टली पैटर्न के हिसाब से दोनों सेंटेंस सही है। I open my eyes and saw nothing। एंड को निकाल देना है। I saw nothing जो है वही रहने वाला है, I निकलेगा। On opening my eyes, comma, I saw nothing। I tried to yell but no sound came out। बट है, यट है, स्टिल है, दो बोल दो, कुछ भी आपको इन स्पाइट ऑफ कर देना है। इन स्पाइट ऑफ यहाँ पे दोनों जगह पे
सब्जेक्ट अलग अलग है, तो हम जो आई है उसका माई लिखेंगे। देखो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि सब्जेक्ट अगर दोनों जगह पे अलग अलग है तो आपको पॉजेसिव फॉर्म करना पड़ेगा। तो आई का हमने माई किया है, ट्राइंग का होगा ट्राइंग। ओके, इन स्पाइट ऑफ माई ट्राइंग टू येल नो साउंड केम आउट। डन। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। I tried to bring my legs up, but again but है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर they है, यहाँ पे I है, तो फिर से I का माई करेंगे हम। In spite of my, tried का होगा trying, उसके बाद सिंपली जोड़ देना है trying to bring my legs up, कॉमा के बाद पीछे वाला सेंटेंस they hung as dead weights, they hung as dead weights। सिंपली बट यट स्टिल जहां पे दिखता है आपको पहला सीक्वेंस मैनेज कर लो आप, यानी जो पहला एक्शन है उसमें आप इन स्पाइट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, कभी कभी आप नाउन के हिसाब से भी जोड़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे बट दिया हुआ है, तो सिंपली हम जो मैंने अभी आपको बताया उस हिसाब से आप क्या करोगे कि इन स्पाइट ऑफ माई स्क्रीमिंग, कॉमा करके ओनली द वाटर हर्ड मी। देखो टेक्निकली ये सेंटेंस सच है, टेक्निकली इन स्पाइट ऑफ माय स्क्रीमिंग ओनली द वाटर हर्ट मी, ये सेंटेंस टेक्निकली बिल्कुल सही है, पर इसका ज्यादा अच्छा आंसर आपको क्या मिलेगा, ओनली द वाटर हर्ट मी को निकाल के ये जो है इसका हमने फ्रेज बना दिया, ओनली द वाटर हर्ट माय स्क्रीम्स। तो ये स्क्रीमिंग जो हमारा वर्ब था उसका स्क्रीम हमने नाउन फॉर्म कर दिया, तो हमने यहाँ पे नाउन फ्रेज ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ओनली द वाटर हर्ट माई स्क्रीम्स, ये भी एक सेंटेंस है, ये भी तरीका है, दोनों सेंटेंस सही है, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। देखो एंड को निकालना है, सिंपली आपको मालूम है कि यहाँ पे आप आई है उसको आई यहाँ पे कर दोगे, ऑन डिसाइडिंग टू गेट एन इंस्ट्रक्टर आई लर्न टू स्विम, ये नहीं हो पाएगा ऐसे। क्यों नहीं हो पाएगा, जहां पे पहला एक्शन और दूसरा एक्शन जुड़ चुका है वहां पे दिस वुड बी द स्टाइल। ओके, पर इसमें क्या है, यहाँ पे जो है ना एंड, ये आपका फ्यूचर एक्शन डिनोट करता है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ टू लगा देना है। आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर टू लर्न टू स्विम। देखो ये जो वर्ब था इसका आपने इन्फिनेटिव बना दिया, ओके, इनफाइनाइट वर्ब बना दिया, तो आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर टू लर्न टू स्विम। तो अभी आपके पास एक ही वर्ब है डिसाइडेड, जिसके ऊपर टेंस के हिसाब से चेंज होगा। टू गेट में कुछ चेंज नहीं होने वाला है, टू लर्न में कुछ चेंज नहीं होगा, टू स्विम में कुछ चेंज नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सिंपल सेंटेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए देखने से सिर्फ आपको याद आएगा, आपको सब सेंटेंसेस एक बार लिखने चाहिए। तो यू जस्ट राइट दीज ऑल सेंटेंसेस इन योर नोटबुक्स। तो पहले क्वेश्चंस को लिखो और उसके बाद आंसर्स को मैनेज करो। यहाँ पे जो मैं ड्राफ्टिंग आपको बता रहा था, जो मैंने बॉक्स बनाए या फिर जो राउंड किए, उस हिसाब से जो आपको समझाया है उसी हिसाब से अगर आपने किया तो यू विल डेफिनेटली रिमेम्बर फॉर अ लॉन्गर पीरियड। ओके, okay. Best of luck for your exams.